बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार राजा इब्राहिम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब सर पीडीएम की अब सियासत क्या होगी, क्योंकि हमें इलेक्शन की सूरत हाल तो देख ली और जो कहा ही जा रहा था कि शायद एक बूस्ट मिलेगा तमाम सियासी जमातों को जो पीडीएम के इत्तेहाद पे मौजूद हैं, वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी एक माकूल वजह ये भी थी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने फौज के खिलाफ कभी भी बयानियों को कबूल नहीं करना, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये थी कि हमने नवाज शरीफ को किसी भी जलसे में खिताब करते हुए नहीं देखा। जी हाँ हाशमी साहब, अब पीडीएम के पास ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं और आप कह सकते हैं कि पीडीएम ने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो सियासत है वो एक बंद गली में धकेल दी है, क्योंकि दिसंबर की डेडलाइंस दी जा रही थी कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी और ऑलरेडी मिड नवंबर आ गया है और हुकूमत जाने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अब पीडीएम के पास आगे जो ऑप्शंस हैं, अगर वो चाहती है कि ये हुकूमत चली जाए तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो ऑप्शन ये है कि कोई तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो और हालात बेकाबू हों। मिसाल के तौर पर अभी उनके 3 जलसे जो मुबैना और मुजवज़ा लॉन्ग मार्च है उससे पहले रह गए हैं। एक पेशावर वाला जलसा है जो 22 नवंबर को होना है, फिर एक मुल्तान का जलसा है और एक लाहौर का जलसा है। अब 22 नवंबर के जलसे के बारे में हमारी इतला ये है कि उसमें पीटीएम के जो कारकुन हैं उनको भी वो भी बड़ी तादाद में शरीक होंगे और पीटीएम जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनके जलसों में हमें पता है कि हमेशा फ़ौज मुखालिफ नारे लगते रहे हैं और रियासत मुखालिफ नारे भी लगते रहे हैं और हमेशा पीएमएलएन ने तो मुकम्मल तौर पर और पीपल्स पार्टी ने इससे पहले उन नारों से और पीटीएम की सियासत से खुद को डिस्टेंस किया हुआ था। लेकिन अब चूंकि वो एक लार्जर जंग उन्होंने फौजी क़यादत के खिलाफ छेड़ी है, मुस्लिम लीग नून ने खासतौर पर और मौलाना फजलुर रहमान ने, तो इसलिए अब वो पीटीएम को भी इस जंग में शामिल किया जा रहा है। पहले तो मौलाना फजलुर रहमान भी पीटीएम का जो स्टैंड है उसको एंडोर्स नहीं करते थे, बल्कि वो पीटीएम को अपने एक हरीफ के तौर पर देखते थे कि केपी में वो हमारी और जो पहले साबका फाटा है उसमें हमारे एक हरीफ हैं। लेकिन अब ये तमाम लोग जो हैं ये मिलकर एक मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि सिर्फ 22 नवंबर के जलसे से तो हुकूमत नहीं गिरेगी, ना ही लाहौर के जलसे से। तो अब अगला प्लान ये है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे किए जाएं। लेकिन हमारी इतला ये है कि काफ लीग जो है वो ब्लैकमेल तो कर रही है पीटीआई को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और वो करती भी रहेगी, अपने सियासी मफादात भी लेगी। लेकिन जो नंबर गेम है वो भी पूरी नहीं हो रही तहरीक अदम एतमाद के लिए, ना पंजाब में और ना ही वफाक में। और इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है कि इस्तीफ़े दें। तो आखिरी जो अब हरबा जो हमारे इत्तला है और हमारी खबर है ज़राए से, कि वो खबर ये है कि धरना हो, लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद में लेके जाया जाए और फिर वो धरना जाए रेड जोन के अंदर। अब रेड जोन में जब धरना जाएगा तो आपके बहुत से व्यूअर्स को पता होगा, लेकिन शायद कुछ व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि वहाँ पे फॉरेन ऑफिस है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है, ऐवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट है, उसके बाद गैर मुल्की सफारत खाने सारे वहाँ पे है, इसलिए उसको रेड जोन कहा जाता है और बहुत हसास जगह है। और वहाँ पे किसी भी हल्का सा भी तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो तो वो एकदम फ्लेयर अप होती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनती हैं और वो बेकाबू भी हो सकती है। अब उसके बाद हुकूमत के पास ये ऑप्शन रह जाता है कि वो आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब कर ले। अब हाशमी साहब, जब रेड जोन में फौज आती है, 111 ब्रिगेड जो है वो एक तो पहले से वहाँ पे तैनात होता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिफाजत करता है, और ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो वहाँ पे उसकी तैनाती रहती है। तो आर्टिकल 245 के तहत जब वहाँ फौज तलब होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मियाँ नवाज शरीफ ने 2014 के पीटीआई के धरने में तलब की थी, तो फौज जो है वो हमेशा आखिरी लेयर में रहती है सिक्योरिटी के लिए जब कोई मुल्क के अंदर धरने हो रहे हों, खास तौर पर कुछ सियासी किस्म के, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम बिल्कुल सामने आ जाएं। अब वो रह जाएगी पुलिस और फिर मौलाना फजलुर रहमान की 6 से 8 हज़ार कारकुनों की डंडा बरदार फोर्स। अंसारुल इस्लाम उस तंजीम का नाम है। उसकी फुटेजेज आपने उस वक्त भी देखी होंगी जब इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ था।
वो कंटेनर भी गिरा सकते हैं, रुकावटें भी अबूर कर सकते हैं, और तशद्दुद की सूरत हाल में उनको ट्रेन किया गया कि वो मज़ामत करें और तशद्दुद कर भी सकते हैं। तो जाहिर है कि हमारी पुलिस के लिए भी मुश्किल होगा उस सूरत हाल पर काबू पाना, और अगर वहाँ पे तशद्दुद की सूरत हाल पैदा होती है और वहाँ पे खुदा न खास्ता किसी भी तरफ से कोई कैजुअल्टीज होती हैं या लोग ज़ख्मी होते हैं, तो फिर ये प्लान है कि किसी तरीके से फौज जो है वो उसको इंटरवीन करना पड़े डायरेक्ट इसको रोकने के लिए। और उस सूरत हाल में कोई हालात बेकाबू हों और बीच में कोई ऐसा चांस बने, जैसे कुछ हमारी अपोजिशन के कानूनी माहिरीन से बात हुई थी, तो वो तो यहाँ तक बात कर रहे थे कि उस सूरत हाल में हम कोई ऐसा ऑप्शन हो कि एक रेफरेंस जो है वो अदालत में दाखिल किया जाए, एक इमरजेंसी सूरत हाल है, इदारे भी दबाव में आ जाएं कि तशद्दुद की सूरत हाल है, और फिर कोई अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए कोई जो है एक आइनी मूव बनाया जाए। हालांकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनका ख्याल है कुछ हल्कों का कि अगर तशद्दुद की बहुत बुरी तरीके सूरत हाल पैदा हुई तो फिर एक गुंजाइश निकल सकती है। तो आखिरी जो ऑप्शन है हुकूमत गिराने के लिए अब वही रह गया है। अब अदरवाइज उस सूरत हाल के बगैर हुकूमत जनवरी में जाती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं आती। राय साहब, इस पे भी रोशनी डालें, चूंकि आपकी वीडियोस के हवाले से नवाज शरीफ की वीडियोस यकीनन लंदन में मौजूद है। जुबैर साहब ने कहा था कि हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और वो वक्त यकीनन हमारे जो खबरें हैं और जो हमें नजर आता है वो वक्त वो होगा जब इनके केसेस में तेजी आएगी, ताकि अदलिया को किसी तरह दबाव में लाया जा सके, और वो टाइमिंग इस तरह की होगी कि उन वीडियोस को रिलीज किया जा सके। नवाज शरीफ साहब ने कोई तकरीर में किसी में भी जलसे में खिताब नहीं किया। आपको क्या लगता है कि वो जानते थे बड़ी बखूबी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग उनको और उनके उस बयानिए को तस्लीम उस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे ऑब्वियसली वाइब्स जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, और वैसे भी ये हकीकत है कि हर दूसरा शख्स राय साहब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसका फौज से ताल्लुक है। अगर वो मुलाजमत नहीं करते फौज के अंदर, या फिर उनके घर में कोई शहीद मौजूद है, चाचा शहीद हुआ होगा, बेटा शहीद हुआ होगा, तो एक ताल्लुक है फौज के साथ। नौकरियां वहां पर जितने भी लोग करते हैं वो फौज के अंदर करते हैं। तो इस तनाजुर में एक ऐसा बयानिया देना, मेरा ख्याल है कि ये बात नून लीग भी बखूबी जानती थी। आपका क्या तजिया है इस हवाले से? जी देखिए, नून लीग को पता था कि ये बयानिया जो है उनको कुछ सर्टन पंजाब के इलाकों में, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के भी एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में तो शायद उनको कुछ फ़ायदा दे सकता है, लेकिन यहाँ उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे सकता, उल्टा नुकसान ही देगा। इसके अलावा जो मरियम नवाज ने वहाँ जाके तकरीरें की, उनका भी उनमें भी जो उन्होंने वो बयानिया बनाया कि फ़ौजी क़यादत ने हमारा इलेक्शन चुराया था, लोगों ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी और वो हमें रिजल्ट्स में नज़र आया है। अगर उनका बयानिया जो है वो वहाँ के लोगों के मसाइल के ऊपर होता, तो और जो लोकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर होता, तो शायद इतने बुरे रिजल्ट्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए ना होते। ये एविडेंट था कि वहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान में जिन इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़ा जाएगा उनमें कम से कम वो बयानियाँ शामिल नहीं हैं जो बयानिया मरियम नवाज वहाँ पे लेके गई थी, और इसीलिए बिलावल भुट्टो ने वहाँ उनके बयानिए से डिस्टेंस अख्तियार किया था कि वो उनके बयानिए को ख़ास तौर पर एक इंटरव्यू जो है उसके आपको पता है कि उसमें उन्होंने लाताल्लुकी अख्तियार की थी। तो अब इनको एहसास है कि वो बयानिया तो गिलगित बल्तिस्तान में हमें नहीं लेके जाना चाहिए था, और उससे उनको उल्टा नुकसान हो गया। अब दूसरी बात यह है कि देखें, जब पहली मरतबा मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया था, तो उस वक्त वो एक खबर बनी। वो लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखी, क्योंकि ये एक अनहोनी बात थी कि एक सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग DGI के बारे में आप इल्जाम लगाए। लेकिन मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, पांचवी मरतबा, हर जलसे में वो एक ही किस्म की बात करेंगे, तो उसकी वो खबर की वैल्यू भी खत्म हो जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि ये आपके पास नया कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। तो इस वजह से भी अब वो मियां नवाज शरीफ की जो पहली तकरीर थी, दूसरी तकरीर थी, उसका जो असर था, उसकी जो हेडलाइंस, अब तो इवन इंडियन मीडिया ने भी उस तरह की कवरेज देना बंद कर दी है जिस तरह की पहली उनकी 2-3 तकरीरों के ऊपर वो बड़ी ट्रांसमिशन करते थे। तो इस वजह से नून लीग जो है ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह की उसको शिकस्त हुई है, वो खासी बैकफुट पर नज़र आती है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब बैकफुट पे नज़र आते हैं। अब एक ही ऑप्शन है आखिरी उनके पास, एक जो हमने धरने का जिक्र किया, और दूसरा किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को मना लें कि पार्लियामेंट से बड़े पैमाने पे इस्तीफे दिए जाएं,
लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो पीपल्स पार्टी भी राजी नहीं है। और पीडीएम की कई जमातों ने मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है, वो जो पीडीएम का इजलास था उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। राजा परवेज़ अशरफ ने तो आसिफ अली जरदारी का ये पैगाम भी दिया था कि अगर जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का नाम लेना है तो फिर एक नई एपीसी बुलाएं और उसमें तय करें, क्योंकि पहली वाली जो एपीसी थी उसमें यह तय नहीं हुआ था। उसमें यह तय हुआ था कि हम इस्टेब्लिशमेंट का एक बिलअमूम नाम लेंगे, लेकिन आपने ये नाम हमारी इजाज़त के बगैर लिए, यानी उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लिए। तो इसका मतलब है कि पीडीएम के अंदर भी ये इख्तलाफात मौजूद हैं। इसी तरह आफ्ताब शेरपाऊ की जो पार्टी है उसने भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इवन एएनपी ने नाम लेने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान एक बंद गली में, लेकिन ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की सियासत को इसलिए नुकसान पहुंचा है कि मौलाना फजल रहमान तो कभी भी मेन स्ट्रीम पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी थी। 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इलेक्ट हुए थे। तो मुस्लिम लीग नून एक बहुत ख़तरनाक किस्म की बंद गली में उनकी सियासत जो है वो दाखिल हो गई है। वीडियोस का भी बता दें, क्योंकि वीडियोस का क्या जी बनेगा? देखें, वीडियोस जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास हैं, और 2 वीडियोस तो इनके पास हैं, तासुर ये देते हैं कि शायद किसी रियासती इदारे यानी किसी फौजी अफसर की वीडियो भी इनके पास मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ तासुर है। इनके पास जो वीडियोस मौजूद हैं हमारी इतला के मुताबिक, वो एक हुसैन नवाज और जज अरशद मलिक की वीडियो है जो सऊदी अरेबिया में रिकॉर्ड की गई थी। और अरशद मलिक मुबैना तौर पे उस वीडियो में कन्फेशन कर रहे हैं कि मुझ पर दबाव था रियासती इदारों का शरीफ खानदान के खिलाफ फैसले देने के लिए। और एक वीडियो जो है वो जाती उम्रा की है, जहाँ मियां नवाज शरीफ की राइशगाह पर अरशद मलिक ने मुलाकात की थी। लेकिन अब वो वीडियोस का कोई उतना असर नहीं रह गया, कानूनी तौर पर भी उनका कोई असर नहीं हो सकता। ना मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो सकती है, ना मरीम नवाज के केसेस पे उसका कोई ज़्यादा असर पड़ सकता है। और ये जो तासुर ये देते हैं कि ये रियासती इदारों की, यानी खुलकर मैं कहूँ कि किसी फौजी अफसर की कोई वीडियो इनके पास है, तो उस किस्म की कोई वीडियो उनके पास नहीं है। लेकिन ये एक बस तासुर बनाया हुआ है इन्होंने कि इनके पास कोई ऐसी वीडियो है जो लीक कर देंगे तो शायद इदारे जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा और अपने सवाल भी भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे ददन से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने